अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूं अरमला हसन और मैं हूं इमरान हसन। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं, अपने दिन का आगाज कर चुके हैं या करने वाले हैं। आपको वेलकम करते हैं और ये भी उम्मीद करते हैं कि अगला कुछ वक्त जो आप हमारे साथ गुजारेंगे वो अच्छा गुजरेगा, इन्फॉर्मेटिव गुजरेगा, एंटरटेनिंग गुजरेगा और उसके साथ साथ वो स्पिरिट बरकरार रहेगा जो एक्सप्रेसो में आपको देखने को मिलता है। सबसे पहले बहुत ज्यादा खुश आमदीद टू ऑल द टीम्स जो कि आज लाहौर के अंदर है। और सबसे बेहतरीन बात यह कि आज सेकंड लेग का आगाज हो रहा है PSL 7 जो कि अपनी पूरी धूमधाम के साथ जारी है। आज इसके सेकंड लेग का आगाज लाहौर में हो रहा है। लाहौर में हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ कल हमने देखा जब टीम्स आ रही थी तो ओवरऑल जो सिक्योरिटी रीजंस की वजह से बहुत सारी जगहों पे ट्रैफिक ब्लॉक था। उस ब्लॉकेज या ट्रैफिक जैम होने की वजह से बहुत सारे शहरियों को मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा। आज भी कुछ शहरियों को मुझ समेत बहुत सारे लोग मुश्किल में रहे आज सुबह। हालांकि इट्स अर्ली मॉर्निंग बट स्टिल आप लोगों ने ट्रैफिक प्लान्स को फॉलो करना है। जो आपको डाइवर्जन्स बताई गई हैं उनको आप फॉलो करें। कोशिश करें कि अगर आप मैच देखने नहीं जा रहे आप घर पर रह जाएं, थोड़ा सा बाहर ना निकले, अवॉइड करें क्योंकि आप अगर ट्रैफिक में फंस गए तो 2-2.5 घंटे तो कहीं नहीं गए। PSL आता है, हमें खुशी तो होती है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ ये वाले फैक्टर्स भी होते हैं। लेकिन अगर क्रिकेट देखने गए और साथ ये वाली चीज ना हुई, पुलिस को डॉज ना किया तो फिर कैसी क्रिकेट हुई, और वो भी लाहौर के अंदर। सो अलग लेवल है जी इस वक्त पूरे मुल्क में। एक स्पिरिट है क्रिकेट का, स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इज ऑन इट्स पीक, ये कहना चाहिए। बहुत जबरदस्त। उसके अलावा पॉलिटिकली भी कुछ बहुत जबरदस्त खबरें नहीं आ रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या हुकूमती जमात के लिए। कल फैसल वाउडा साहब की नायली की ब्रेकिंग न्यूज तो हमने आपको दी थी। उसके बाद फिर जो उसके आफ्टर शॉक्स आ रहे हैं वो भी अपनी जगह पे मौजूद हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों की जो रुकनियत है या बहुत सारे लोगों की जो सियासी कद है उसके ऊपर सवाल भी उठाना शुरू हो गए हैं। खैर, एक अच्छी खबर वफाकी मुलाजमीन के लिए है और वो ये है कि उनकी तनख्वाह में 15% इजाफा कर दिया गया है। और उसके बाद अब कुछ ना कुछ, मुझे लगता है कल हमारी सुनी गई, हमने कहा था कि जो मुलाजमीन है सरकारी उनकी तनख्वाह में इजाफा होना चाहिए। तो ये बड़ी अच्छी बात है एंड आई होप कि अब कुछ ना कुछ आसानी जरूर होगी इन मुलाजमीन के जो डेली बजट्स हैं या जो मंथली बजट्स हैं इसके अंदर, इस ब्रैकेट के अंदर। चलें जनाब, बहुत कुछ है। मुल्क की सियासत पे बात करेंगे, PSL में डिटेल पे बात करेंगे, उसके साथ सेगमेंट्स तो होंगी, बहुत सारी वैरायटी है हमारे शो में। लेकिन आगाज में हम आपको बताएंगे आज की हेडलाइंस। मुल्क में तीसरी ताहयात नाअहली। इलेक्शन कमीशन ने जालसाजी पर PTI रहनुमा फैसल वाडा को सियासत से हमेशा के लिए आउट कर दिया। हुकूमत का वापसी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट रजू। अवाम में जाने से पहले कप्तान का जारहाना अंदाज। फैसलाबाद के ग्राउंड में मुखालिफिन के खिलाफ लफ्जी बाउंसर्स की प्रैक्टिस। आखिरी बॉल तक लड़ने का इन हाउस तब्दीली के शोर से सियासी माहौल मजीद गर्म। मुस्लिम लीग नून का हुकूमती इत्तेहादियों की हिमायत के बगैर प्लान तैयार। तहरीक अदम एतमाद कैसे कामयाब होगी, पूरी ऑपोजिशन लाइल। दुश्मन को दोबारा सर नहीं उठाने देंगे। अस्करी क़यादत का दहशतगर्दों की बाकियात, उनके मुआविनीन और सहूलतकारों को हर कीमत पर खत्म करने का ऐलान। सेगमेंट मेरा पाकिस्तान में उफेरा फैज सैर करवाएंगी मुस्लिम दुनिया में इल्म का कदीम तरीन इदारा गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर की। सेगमेंट माइंड मैटर्स में बात होगी 1000 साल कबल लिखे गए दुनिया के सबसे पुराने नॉवेल पर। और पाकिस्तान की मारूफ ड्रामा निगार और अदीबा फातिमा सुरैया बजिया को हमसे बिछड़े 6 बरस बीत गए। फातिमा सुरैया बजिया को भी आज हम याद करेंगे, लेकिन अभी चूंकि बड़ी खबर की बारी, उसमें बात होती है मुल्क की सियासत पे, तो देखते हैं आज की बड़ी खबर। शोर है, इन हाउस तब्दीली का शोर है, तहरीक अदम एतमाद है, सियासी जोड़ तोड़ है। मुल्क की सियासत में इस वक्त ये शोर जोर पकड़ता जा रहा है। अपोजिशन जमातें खास तौर पर अगर हम नून लीग की बात करें तो तहरीक अदम एतमाद के जरिए हुकूमत को गिराने की कोशिश कर रही है। कम अज कम वज़ीर आज़म की तब्दीली की कोशिशें जारी हैं। मेल मुलाकातों और राबते जो हैं उनका भी सिलसिला जारी है। इस वक्त इत्तेहादी जो जमातें हैं जैसे काफ लीग है, MKM है, BAP है, बलूचिस्तान अवामी पार्टी, वो मुकम्मल तौर पर हुकूमत के साथ खड़े नजर आते हैं और पीछे
बैठने के लिए तैयार नहीं है, उन्होंने वाजे भी कर दिया। इसके बावजूद नून लीग मुतमईन है, दावा कर रही है कि हुकूमत के इत्तेहादियों और ओपोजिशन कायदीन से जो बैकडोर राब्ते हैं, इनके बाद इन हाउस तब्दीली के लिए प्लान तैयार कर लिया गया है और इसके लिए मजीद जो मुशावरत है वो PDM के इजलास में की जाएगी, जो कि 11 फरवरी को बुला लिया गया है। इस इजलास के हवाले से कहा जा रहा है कि इसमें शहबाज शरीफ साहब हुकूमती इत्तेहादियों और पीपल्स पार्टी से होने वाले जो राब्ते हैं, इसमें नाराज अरकान की तादाद के हवाले से ब्रीफिंग देंगे, हतमी मंजूरी होगी और इसके बाद फरवरी के आखिर में तहरीक अदम एतमाद पर अमली इक़दाम शुरू कर दिए जाएंगे। दूसरी जानिब जो लीगी रहनुमा मिफ्ता इस्माइल हैं, वो दावा कर रहे हैं कि अदम एतमाद के लिए चंद दिन में जो नंबर्स हैं वो पूरे हो जाएंगे। ये वो दावे हैं जो इस वक्त तक सामने आ रहे हैं। इसके साथ साथ हुकूमत, इत्तेहादियों और अपोजिशन की जानिब से रियासत पर भरपूर सियासत की जा रही है। वफाकी वज़रा अपोजिशन को चैलेंज कर रहे हैं कि वो पार्लियामेंट में अपने जो किसी नंबर किसी सूरत पूरे नहीं कर सकती, जबकि शेख रशीद ने आने वाले 50 दिनों को सियासत के लिए बहुत अहम करार दे दिया है। बिलावल भुट्टो ने वजीर आजम को चैलेंज किया है कि अगर आप बुज़दिल नहीं, आवाम से डरते नहीं, तो हिम्मत करें, असम्बलियां तोड़ दें और दोबारा आवाम के पास आएं, ताकि वजीर आजम ताहम प्राइम मिनिस्टर ने दूसरी जानिब आवाम के पास जाने से पहले जारहाना अंदाज अपनाया। गुज़िश्ता रोज फैसलाबाद में सेहत कार्ड तकसीम किए और शरीफ खानदान और आसिफ अली जरदारी को आड़े हाथों लिया। लफ्जी गोलाबारी से ताबड़तोड़ हमले किए और कहा कि माजी में एक दूसरे के पेज फाड़ने वाले मेरे डर से आज हाथ-चीत मिल रहे हैं ना, बातचीत कर रहे हैं। और साथ साथ उन्होंने ये भी इल्जाम लगाया कि आसिफ अली जरदारी चोरी की चेकबुक से लोगों को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। साथ उन्होंने मिमिक्री भी तो की ना बिलावल साहब की, पानी बारिश आता है तो पानी आता है। अब ये मैं क्यों कर रहा हूँ, ये वजीर आजम कर रहे हैं तो मैं क्यों ना करूँ भाई। वजीर आजम अगर कर सकते हैं तो आप मेरा जमहूरी हक है। वैसे अच्छी बात नहीं है, नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल से, लेकिन वजीर आजम नहीं किया तो इसलिए मैं कर रहा हूँ। खैर, इस वक्त हमारे साथ मियां जावेद लतीफ साहब मौजूद है जी, नून लीग के सीनियर रहनुमा है, हमारे मुख्तलिफ डिफरेंट शोज में आप देखते हैं, नून लीग की नुमाइंदगी करते हैं। इस वक्त जरा उनसे बात करते हैं कि वो इस सारी सूरत हाल पे क्या राय रखते हैं, उनकी जमात क्या सोच रही है। मियां साहब, थैंक यू वेरी मच, सुबह खैर, पहली बार आप हमारे शो में आए, आपको खुश आमदीद। इस वक्त जो सूरत हाल बन रही है नंबर्स को लेकर, सियासत में नंबर्स ही होते हैं जी, नंबर्स पे ही सारा खेल होता है। न जलसे काम आते हैं, न जुलूस काम आते हैं, न आशीर्वाद काम आते हैं, इन दी एंड नंबर्स काम आते हैं। और इस वक्त जो सूरत हाल बन रही है, बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि आपकी या आपकी हलीफ अपोजिशन में हलीफ पीपल्स पार्टी जो है, उनकी भी जो मुलाकातें हुई हैं, फिर वक्त लगता है कि हुकूमती इत्तेहादियों से वो मुलाकातें कामयाब नहीं हुई हैं। अगर वो मुलाकातें कामयाब नहीं होती तो ये जो इतना बड़ा डिफरेंस है, कोई ऑलमोस्ट 157 एंड 182 का, ये कैसे कवर होगा? स्ट्रैटेजी क्या है आपकी, कुछ बताना चाहेंगे आप? ये सब देखें, पहली बात तो आपने बड़ी अच्छी की कि आशीर्वाद काम नहीं आती नंबर के सामने। मुझे तो आशीर्वाद से तल्लक है कि जो बात की जा रही है शेख रशीद साहब के हवाले से या कामल अली आगा साहब के हवाले से, इसी बात पे हमारी तहरीक, एक जद्दोजहद पिछले कई सालों से चली आ रही है कि हम कहते हैं कि आईनी हदूद में अदारों को रहना चाहिए। ये आशीर्वाद जो है या सर पे हाथ जो है, ये किसी के नहीं होना चाहिए, बल्कि हाथ अपनी जगह होना चाहिए। और रियासत, जब काफ लीग के रहनुमा कहते हैं कि रियासत हमें जो कहती है हम वो करते हैं, तो वही बात यह है कि रियासत कौन सी है? रियासती इदारे। और अगर रियासती इदारे किसी को हांग के या दबाव में लाकर कोई इत्तेहाद बनाते हैं या हुकूमत बनाते हैं, तो ये काम उनका नहीं है। ये हमारा असूली मौक़िफ़ है और आईनी एक हमारा मौक़िफ़ है। अब जो आप बात कर रहे हैं अदम एतमाद की, तो हम तो उस बात पे खुश हो रहे हैं और हमें उम्मीद है कि ऐसा ही होगा। जो DGISPR का स्टेटमेंट था, उन्होंने कहा कि हम किसी के साथ नहीं हैं, किसी डील का हिस्सा नहीं है और किसी तौर पर भी हम सियासी गेम का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो हम ये समझते हैं कि अगर ऐसा है तो फिर आजमा लिया जाए। अदम एतमाद जब हम लाएंगे और जो चंद दिनों में आएगी, तो नंबर तो हमारे पास पूरे हैं। वजह यह है कि इत्तेहादी भी खुश नहीं है और PTI के 25 से 30 लोग भी इनसे
नाला हैं बल्कि हमारे ये सब- रास्ते में है और ये वो चाहते हैं। ये आपके कहने से तो नहीं होगा ना कि इत्तेहाद खुश नहीं है। इत्तेहादी अलल ऐलान जब आके ये कह रहे हैं, अपने तहफ़्फ़ुज़ात जब उनके होते हैं वो जाहिर करते हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ात हुकूमत ने दूर भी किए हैं। अभी रिसेंटली एक वजारत दी गई थी PMLQ को, आपको याद होगा, मुनिस अलाई साहब को। तो ये उनके तहफ़्फ़ुज़ात विद द टाइम गवर्नमेंट दूर करने की कोशिश करती है। अब आप अगर अपनी फेवर में इत्तेहादियों की जानिब से ये बात बार बार कह रहे हैं कि उनसे खुश नहीं है, इत्तेहादी तो अलल ऐलान कहते हैं कि जी 5 साल तक तो हम हैं, उसके बाद हम सोचेंगे। और परवेज इलाही साहब कहते हैं कि अभी तो बावर्ची खाने में सामान इकट्ठा हुआ है, देखेंगे क्या कौन सी देग बनती है, कौन सी डिश बनती है। तो ये बज़ाहिर लगता है कि जो बात आप कर रहे हैं उसमें सदाकत नहीं है। इत्तेहादी तो हुकूमत के साथ मुतमईन खड़े हैं, ऐसा लगता है। यही तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि जब PTI के अपने मेंबर डॉक्टर आमल लियाकत कहें कि हम किस एहतमाम से लाए गए और जिन्होंने हमें यहाँ जो लाए हैं, तो उसके बाद क्या रह जाता है। और जो आप कोट कर रहे हैं काफ लीग के जो रहनुमा है उनको, कि जो किचन में सामान इकट्ठा हो रहा है, तो इससे आपको अंदाजा तो होना चाहिए। अगर आप आमिर लियाकत साहब की स्टेटमेंट को बुनियाद बना के सियासत करें मियां साहब, तो फिर जरा रिव्यू कर लें अपनी पॉलिसी को। मेरा मशवरा है आपसे, आपको उनकी स्टेटमेंट तो बदलती रहती है। देखें, जहाँ तक देखें इमरान, बात सीधी सी है कि कोई 30-40 साल से जो सियासी खेल को मैं भी करीब से देख रहा हूँ, हमारा भी यही मौक़िफ़ है। और अगर आपकी शायद उम्र अभी बहुत कम है, कि आप ये देखें कि जब आज के स्पीकर पंजाब असेंबली ये बात कहें नेशनल टीवी पे आकर कि हमारी जमात को तोड़ा गया और PTI को बनाया गया, तो मैंने उस वक्त के आर्मी चीफ से ये शिकायत की कि हमारे साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है। जब आप कोट करेंगे आज के एक मिनिस्टर और चंद माह पहले के वजीर दाखिला ब्रिगेडियर एजाज शाह को, कि अगर नवाज शरीफ 3-4 लोगों की बात मान लेते तो नवाज शरीफ चौथी दफा मुल्क के प्राइम मिनिस्टर होते। तो ये है इमरान वो बातें जो अगर आपको अब नजर नहीं आती, तो अगर वो हाथ उठ गया, न्यूट्रल भी हो गया, तो फिर आपको ये छोटी छोटी चीजें जो हैं ये बड़े मैसेज देंगी। मगर अगर वो हाथ उसी तरह रहे और उसी तरह दबाव में लाकर लोगों को हुकूमत के साथ खड़ा किया जाएगा, तो फिर यकीनन जो आप बात कर रहे हैं वो ठीक है। ठीक है। अच्छा मियां साहब, जिस तरह से आपने खुद भी कहा कि इत्तेहादी उनसे खुश नहीं है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब की मुलाकातों के बावजूद बार बार इत्तेहादी इस वक्त कह रहे हैं कि जो PTI की गवर्नमेंट है इसकी मुद्दत खत्म होने तक वो उनके साथ खड़े हैं। और तहरीक अदम एतमाद के हवाले से आपको लगता है कि अपोजिशन जो है, आप लोग जो है इत्तेहादियों की हिमायत के बगैर तहरीक अदम एतमाद का जो उसको कामयाब करवाने में आपको सक्सेसफुल होंगे, या आप लोगों को चैलेंज रहेगा? जबकि शहबाज शरीफ साहब ने मुलाकातें भी की हैं लेकिन उसका कोई खातिर खा रिजल्ट सामने नहीं आया। देखें, मैं जो बात कह रहा हूँ ना, मैं फिर से दोहरा देता हूँ कि अगर आईनी अदारे ताकतवर हल्के हुकूमत वक्त का साथ नहीं देंगे, आईनी कानूनी हदूद में रहेंगे, तो फिर आपको अदम एतमाद 100% कामयाब नजर आएगी। मियां साहब, फिर पैमाना क्या है? फिर इसका पैमाना। एक सेकंड जी इमरान, एक सेकंड। पैमाना जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, पैमाना यही है कि जब आप फ़ोन कॉल करेंगे, जब आप दबाव में लाकर, अभी आप कल की स्टेटमेंट देखें शेख रशीद की, वो कह रहे थे कि अपोजिशन को लोगों को लाना पड़ेगा। और हकीकत यही है कि जब अदम एतमाद होता है तो जो हुकूमत वक्त होती है उसको मेंबर लाने की ज़रूरत नहीं होती, मेंबर पूरे करने होते हैं जो अदम एतमाद लेकर आता है। तो अगर उनको रास्ते में रोक लिया जाता है, उठा लिया जाता है, तो फिर आप ये देखें कि वो हल्के जो हैं वो मुतहर्रक हैं और वो अदम एतमाद कामयाब नहीं होने देना चाहते। तो फिर जो मैं कहना चाहता हूँ इमरान, वो ये है कि अगर आप अदम एतमाद एक किया है अवाम ने, आप देखें अदम एतमाद अवाम ने इस हद तक कर दिया
कि जो ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं, बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं, हुकूमत वक्त को शिकस्त हो रही है। कल भी आप देखें जी, कि दो ज़िमनी इलेक्शन हुए, एक पिंडी में और एक लाहौर में, उसमें डिफरेंस कितना था वोटर्स का। और इसके बाद अब आप आ जाएं जो पार्लियामेंटेरियन हैं, जो अपोजिशन की जमातें हैं, उनका अगर वो अवाम के साथ खड़ी नहीं होती, अवाम के किए हुए अदम एतमाद का साथ नहीं देती और पार्लियामेंट में अदम एतमाद नहीं लेकर आती, तो कल को वो अवाम के पास किस मुंह से जाएंगी, वो भी उनको रद्द करेंगे। और वो अच्छा, भी इसमें उनको एक बड़ा अहम सवाल है समझेंगे जितनी हुकूमत वक्त है, जो आपसे पूछा भी जा रहा है, पूछा जा रहा होगा, पूछा जाना चाहिए। आपकी सारी सियासत, आप भी बड़े पुराने सियासतदान हैं, आपकी सारी सियासत पीपल्स पार्टी के खिलाफ रही है। पीपल्स पार्टी तो अभी, जैसे आप एक वक्त में तांगा पार्टी भी कहते थे, आपके लीडरान इवन फ्लोर ऑफ द हाउस पे आपकी इवन कई स्टेटमेंट्स मौजूद हैं। पीपल्स पार्टी के कुछ रहनुमा ये कहते थे कि अगर ये वजीर आजम बन गए तो उन्होंने पता नहीं क्या क्या शर्तें लगा दी थी, लेकिन उसके बावजूद आपने देखा कि वो तीसरी जमात आई। अब आपकी सारी पॉलिटिक्स जिस जमात के खिलाफ रही है, उस जमात के बीच में आपके सदर खड़े होकर कहते हैं, उनके साथ खड़े होकर कि हमारे दिल मिल गए हैं। अगर इस वक्त दिल मिल गए हैं तो एक साल बाद 2023 के इलेक्शन में ये दिल अलहदा हो जाएंगे, कोई सर्जरी होगी सियासी तौर पे जिसे कहा जाए। ये अवाम को आप क्या मैसेज दे रहे हैं दोनों जमातें? नहीं इमरान, सर्जरी के बगैर ये अलग होंगे दोनों दिल। इसकी वजह यह है कि ये कोई इंतखाबी इत्तेहाद नहीं है, ये इत्तेहाद है हुकूमत वक्त को हटाने का। और हुकूमत वक्त को गिराने का मकसद बुनियादी ये है कि आप देखें कि मुल्क के अंदर कर्जे कितने बढ़ गए, आप ये देखें मुल्क में करप्शन कितनी बढ़ गई, बैड गवर्नेंस का आलम देखें, पाकिस्तान तन्हाई का शिकार हो गया, मईशत डूब गई और महंगाई का आलम यह है कि 2 वक्त की रोटी नहीं लोग खा सकते। अब आप मुझे ये बताएं कि कल के जो एक दूसरे के सियासी मुखालफ थे, वो आज अगर इकट्ठे एक नुक्ते पर इकट्ठे हो रहे हैं कि इस हुकूमत वक्त से रियासत की जान छुड़ाई जाए, अवाम की जान छुड़ाई जाए, तो ये क्या गलत है? क्योंकि सियासी जमातें जो होती हैं अवाम को रिलीफ देने के लिए होती हैं, रियासत को मजबूत करने के लिए होती हैं। और अगर वो देख रही हों कि रियासत कमज़ोर हो रही है और अवाम जो है उनको बिल्कुल उनका बुरा हाल हो गया है और आइंदा आने वाली नस्लों के लिए होप खत्म कर दी गई है। मियां साहब, आखिर में वो अपना, ठीक है, आखिर में वक्त मेरे पास कम है, कब तक ये तहरीक अदम एतमाद हम देख रहे हैं, जैसे आपका जोड़ तोड़ जारी है, कोशिश जारी है, कब तक हम देखेंगे ऑन ग्राउंड तहरीक अदम एतमाद आ जाएगी? और क्या इसके बाद का फार्मूला या लाया अमल आप दोनों बड़ी जमातों के दरमियान भी तय हो चुका है कि अगर ये तहरीक अदम एतमाद कामयाब होती है या नाकाम होती है, उसके बाद की हिकमत अमली क्या होगी? हाँ, बड़ा अच्छा सवाल है आपका इमरान। बात यह है कि यह है एक आईनी रास्ता अदम एतमाद का। अगर इसमें रुकावट डाली गई और आज़ादाना ये तहरीक न चलने दी गई, अदम एतमाद को आज़ादाना तौर पर कामयाब न होने दिया गया, ज़बरदस्ती नाकाम किया गया, तो आईनी रास्ता बंद हो जाएगा। अब आ जाएं कि इसके बाद हल क्या है। फिर ये देखें, और मैं बड़े दुख से ये बात कहने लगा हूँ कि 4 साल से हम वो काम नहीं करना चाहते जिससे रियासत कमज़ोर हो, रियासती इदारे कमज़ोर हों। अब अगर आप गैर आइनी तरीके से लोग 23 मार्च को मार्च करना, एहतजाज करना आइनी है, मगर उससे नतायज जो निकलने हैं कि जो बात की जाती थी कि गिरेबान से पकड़कर प्राइम मिनिस्टर को निकाल देंगे, अदारों पर हमला आवर होना, अगर इस तरह का कोई मूव बनती है तो वो पाकिस्तान के लिए नुकसान होगी। चलें, इस पे इंशाल्लाह मजीद भी बात होती रहेगी। बहुत शुक्रिया, आपने अलग सुबह हमें वक्त दिया और अपनी पार्टी का मौक़िफ़ हमारे सामने रखा। मियां जातीफ साहब नून लीग के रहनुमा हैं, लेकिन ऑन बिहाफ ऑफ PDM भी हमसे बात कर रहे थे। आपने जाना अपोजिशन क्या सोच रही है, इस पर बात होती रहेगी। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। बैक टू एक्सप्रेसो। अब एक बड़े फैसले की बात करेंगे तो इलेक्शन कमीशन ने हुक्मरान जमात PTI को जोरदार झटका दे दिया है। PTI रहनुमा फैसल वाडा को सेनेटरशिप से फारिग कर दिया गया है। पिछले तकरीबन 4 साल से PTI रहनुमा फैसल वाडा के खिलाफ दोहरी शोरियत का केस इलेक्शन कमीशन में जेर समाअत था। गुज़िश्ता रोज इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुनाते हुए कहा
कि पीटीआई रहनुमा ने कागजात नामजदगी में दोहरी शहरियत छुपाई और जाली बयान हल्फी दिया, इसलिए वो सादिक और अमीन नहीं रहे। इलेक्शन कमीशन ने उन्हें ताहयात नाअहल करार देते हुए बतौर एमएनए हासिल की गई तनख्वाह और मराद 2 माह में वापस करने का भी हुक्म दे दिया, जिसके बाद उनकी सेनेटरशिप की रुकनीत भी खत्म कर दी गई है। नाअहली से बचने के लिए फैसल वाडा ने बहुत कोशिश की, सिंध हाई कोर्ट से स्टे ऑर्डर भी लिया क्योंकि जो केस जो था वो भी हाई कोर्ट में चला, और साथ साथ उन्होंने नाअहली के डर से कौमी असेंबली की जो नशिस्त है वो भी छोड़ दी। सेनेटर बने लेकिन वो अपनी सेनेटरशिप भी ना बचा सके। इलेक्शन कमीशन के इस फैसले के बाद की बात करें तो उन्हें ताहयात नाअहल नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन के कैंप को ज्वाइन करना पड़ेगा। इनफेक्ट कर चुके हैं, इज इन द क्लब नाउ। ताहयात नाअहली वाला जो क्लब है, ताहम हुकूमत ने इस फैसले को चैलेंज करने का फैसला किया हाई कोर्ट के अंदर और पुरुम्मीद है, दावा कर रही है कि घबराने की कोई बात नहीं, फैसल वाडा की नाअहली जल्द खत्म हो जाएगी एंड इट बी बैक टू द ग्राउंड वंस अगेन। लेकिन ये बात भी यहाँ पे आप जहन में रखें कि गुज़िश्ता दिन और इससे पहले भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई वजीर शाह मोहम्मद और उमर अमीन गंडापुर की नाअहली से मुतालिक इलेक्शन कमीशन के फैसलों को कलअदम करार दे चुकी है। जो इलेक्शन के जो जवाबित हैं उनकी पाबंदी नहीं की गई थी, उनको नाअहल करार दिया गया था। दूसरी जानिब अगर हम बात करें तो अपोजिशन जमातें फैसल वाडा की इस नाअहली पर खुशी तो मना रही हैं, लेकिन साथ ही ताहयात नाअहली के मामले पर तहफ़्फ़ुज़ात का भी इज़हार करें बिकॉज दे डोंट वांट। इस तीसरी ताहयात नाअहली के कानूनी पहलुओं पर हमने बात करनी है। इसी के लिए हमारे साथ कंवर दिलशाद साहब मौजूद हैं जो कि साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है और इलेक्टोरल मामलात के ऊपर बड़ी एक्सपर्ट मुस्तनद ओपिनियन है उनकी, उनसे ज़रा बात करते हैं। कंवर साहब अस्सलाम वालेकुम, ठीक ठाक हैं आप? बहुत मेहरबानी, खैरियत। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। जरा थोड़ा सा रहनुमाई फरमाइए हमारी इस केस को लेकर। एक तो जो मेरी समझ में आता है, चूंकि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला ताहयात नाअहली के हवाले से मौजूद है, तो लगता नहीं है कि कोर्ट से कोई खास रिलीफ मिल पाएगा तहरीक इंसाफ को, ऐसा लगता नहीं है। लेकिन बहरहाल चूंकि कोर्ट में जा रहे हैं, इस ऑप्शन को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपके ख्याल में कानून कितना सपोर्ट करेगा फैसल वाडा साहब को इस मामले के ऊपर? देखा जी, असूली तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो फैसल वाडा के बारे में जो फैसला किया है जी, वो आइन के आर्टिकल 63(1)C के तहत किया है। आर्टिकल 63(1)C ये कहता है कि वो अपना पाकिस्तान की नेशनलिटी जो है वो लाजमी है पाकिस्तान की पार्लियामेंट के इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए। तब फैसल वाडा साहब के बारे में साबित इलेक्शन कमीशन को मिल गया था सबूत कि इनकी 63(1) के तहत उनका एक्शन लिया और उसके आगे जो है उसमें यह है कि अगर कोई हक़ाइक़ छुपाए, बदबयानी करे और उसका झूठ बोले, उसके बारे में कहा जाता है तो ताहयात नाअहल करार दिया जा सकता है। जैसे कि आपने खुद फरमाया, नवाज शरीफ का केस भी आ चुका है और इसी तरह से जहांगीर तरीन साहब भी हैं, वो भी ताहयात नाअहल हो चुके हैं अपने हक़ाइक़ छुपाने के जुर्म में। ठीक हो गया। और ये फैसल वाडा साहब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाएंगे, अपील करेंगे। अगर उनके पास कोई ऐसा सबूत, एविडेंस, डॉक्यूमेंट्स है जिससे ये सुप्रीम कोर्ट को मुतमईन कर सके कि जनाब उन्होंने अमेरिकन नेशनलिटी जैसे उन्होंने मनसूख करवा दी थी इलेक्शन से पहले, तो फिर मुमकिन है उनके बारे में कोई फैसला। अच्छा कंवर दिलशाद साहब, जिस तरह से आपने खुद भी मेंशन किया कि ताहयात नाअहली का मामला है, एक जानिब तो अपोजिशन इस बात पर खुशी का इजहार भी करी, दूसरी जानिब इस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया जा रहा है कि जो ताहयात नाअहली है, ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों का इसमें कंसर्न भी है, एक डाउट भी है। तो इस ताहयात नाअहली के मामले को आप किस तरह से देखते हैं और क्या इसको आगे जाके फर्दर इसको परसू किया जा सकता है फैसल वाडा की जानिब से? ताहयात की जो एक शिक आर्टिकल है 62(1)F, उस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान किसी किस्म का ये एक आईनी प्रोविजन है और आइन को तरमीम करने के इख्तियार है हमारी पार्लियामेंट। अगर हमारी पार्लियामेंट 2/3 मेजॉरिटी के तहत इसको तरमीम करें तो तरमीम कर सकती है और ताहयात की जगह कोई 5 साल या 10 साल की सजा जो है वो भी मुतय्यन कर सकती है। लेकिन असूली तौर पर हम भी आपसे इत्तेफाक करते हैं कि इसकी कोई बाकायदा तारीख मुतय्यन होनी चाहिए, 5 साल, 10 साल या 7 साल। और ताहयात की जो सजा है ये बहुत संगीन सख्त सजा है, इस पर बाकायदा तरमीम होनी चाहिए, ये हम भी कहते हैं। लेकिन बहरहाल चूंकि और बड़ी अहम बात है कि जस्टिस, मैं अर्ज करूँ जस्टिस उमर अता बंदियाल जब अब तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने बड़ा अहम फैसला दिया। उन्होंने ये फैसला दिया था कि अगर कोई शख्स अपने ताहयात नाअहलियत के बारे में अगर तौबा कर लेता है
अगर तौबा करने के साथ फिर उसको एतराफ जुर्म करना पड़ेगा कि जी मुझसे ये एतराफ जुर्म हो गया, मुझे आप माफ कर दे या मुझे तौबा कर ले। उस पर उसको 5 साल की 7 साल की सजा हो सकती है, लेकिन तौबा करना और एतराफ जुर्म करना लाजमी है। अब अगर फैसल बैठा साहब सुप्रीम कोर्ट में एतराफ जुर्म कर लेते हैं, हाँ मुझसे बाकायदा मैंने जुर्म हो गया और मैंने जो है नेशनलिटी अमेरिका की थी, तो उस पर मैं आपसे अपील करता हूँ, अपील करता हूँ। तो फैसल वाउडा साहब को तौबा करनी पड़ी। जस्टिस बंदयाल साहब के डिसीजन के मुताबिक इन केस अगर ये केस सुप्रीम कोर्ट तक जाता है, जिस तरीके से कंवर दिलशाद साहब हमारी रहनुमाई कर रहे थे, और वैसे कल फिरदौस आशिक अवान साहब और फवाद चौधरी साहब को भी अदालत ने जस्टिस वकार केस के अंदर कहा कि आप उनकी कब्र पर जाके उनसे माफ़ी मांगी, चूँकि वो अब दुनिया में नहीं है। तो अब ये खैर कानूनी तकाजे हैं, इस पर हम मजीद तो बात नहीं करेंगे। जब मामला आगे बढ़ेगा तो आपको आगाह करते रहेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। अभी आपको बताएंगे कि दुबई में जो एक्सपो जारी है उसमें कई ममालिक के साथ साथ पाकिस्तानी सकाफत और कल्चर भी नुमाया किया जा रहा है। आज हमारे साथ पाकिस्तानी फोटोग्राफर जुल्करनैन टिवाना मौजूद हैं, जिनको कैमरे में जिनकी जो तस्वीर है कैमरे की आंख में महफूज हुई भी, वो उनको नुमाइश में लगाया हुआ है। कुछ यूं अक़वाम मुत्तहिदा ने हम कैसी दुनिया चाहते हैं कि उन्वान से एक तस्वीरी मुकाबले का एहतमाम किया, जिसमें दुनिया के 130 ममालिक में से 50,000 से ज़ायद तस्वीर मौसूल हुई। पाकिस्तानी नौजवान फोटोग्राफर जुल्करनैन टिवाना की फोटो जो उनमें ना सिर्फ बेहतरीन 75 बेहतरीन तस्वीर में उनका शुमार हुआ, बल्कि उन्हें ऑनलाइन मुकाबले के नतीजे में नुमाइश की जो कवर फोटो थी उसके तौर पर भी मुंतखब किया गया। बिल्कुल जी, टिवाना साहब का हम जिक्र कर रहे हैं। उन्होंने अपनी तस्वीर का कैप्शन लिखा है कि मैं एक ऐसी दुनिया चाहता हूं जहां बच्चे अपनी आंखों में रोशनी और दिलों में उम्मीद लेकर बड़े हों। बहुत ही खूबसूरत बात है। वैसे क्या बात है। जुल्करनैन टिवाना हमारे साथ मौजूद हैं। हम अक्सर एक बात कहते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई पाकिस्तानी दुनिया भर के अंदर पाकिस्तान के लिए कुछ बड़ा करे और वो हमारे शो में ना, ये हो नहीं सकता। जुल्करनैन, वेलकम टू एक्सप्रेसो। आई होप आपकी सुबह अच्छी हुई है और आप हमारे साथ मौजूद हैं। क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक है जुल्करनैन? अच्छा सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, आप अपनी जो कैमरा रोटेशन है वो भी प्लीज ऑन कर लीजिएगा। ये टेक्निकलिटीज तो फिर लाइव शो में चलती है ना साथ साथ। मैं रोटेशन तो ऑन कर चुका हूँ जी। अच्छा चलिए आप सीधा कर लें ताकि हम आपको सीधा देखें स्क्रीन के ऊपर। जुल्करनैन जी जी बेशक फुल स्क्रीन सीधा कर ले फोन जैसे पहले था, और आप प्लीज हमसे बात करें। आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी मैं सुन पा रहा हूँ जी। आपका फोन जिस हालत में पहले था, आपकी डिवाइस जुल्करनैन, उसमें ले आइए और फिर हमसे बात कीजिए। वी आर लाइव। जी प्लीज। जी बिल्कुल बोलिए जी। कैसे आप लोग? खैरियत से? बिल्कुल ठीक। जुल्करनैन आप बताएं कैसे हैं? और सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद, कवर फोटो भी सिलेक्ट हुई, बेहतरीन तस्वीर भी हुई, लेकिन इस हवाले से जरा इस एग्जीबिशन की और अपने जो इन्वान था आपकी तस्वीर का, उस हवाले से बताएगा। जी खैर मुबारक सबसे पहले तो। और फोटो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने काम के हवाले से काम समझ के काम किया और उसको सबमिट किया इस कॉन्टेस्ट में, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इज्जत दी, वो सिलेक्ट भी हो गई। और उससे ज़्यादा इज्जत की बात ये थी कि वो इस एग्जीबिशन की कवर फोटो भी बनी, और हालिया अभी दुबई एक्सपो में वो उसको डिस्प्ले भी किया गया। तो अच्छा रहा ये सारा एक्सपीरियंस। अच्छा, तो ये जो कैप्शन है आपका, तो हम सारे जो पाकिस्तानी हैं कहीं ना कहीं, चूंकि हम पाकिस्तान के लिए सोचते हैं, इस एटमॉस्फेयर के अंदर रहते हैं, तो हमारी सोचें इन्हीं हालात के आसपास घूमती हैं। जो महरूमियाँ, जो कमियाँ कुछ हमारे अपने अंदर, कुछ आसपास माशरे के अंदर हम देखते हैं, वही हमारे आर्ट में, हमारे फ़न में सामने आती हैं। लेकिन इस कैप्शन के पीछे क्या कोई ख़ास स्टोरी थी आपकी अपनी ज़ात से मुताल्लिक, या अपने आसपास से मुताल्लिक, जिसने आपको मजबूर किया कि आप एक बच्चे के हवाले से ये लिखें कि वो बच्चा एक बेहतर रोशन ख्याली के साथ बड़ा हो? इस कैप्शन का ज़रा बैकग्राउंड मैं चाहता हूँ आप बताएं हमें। कैप्शन के बैकग्राउंड में ये कहना चाहूंगा मैं कि जैसे कि ये कॉन्टेस्ट था, इसका जो टाइटल था वो ही इस तरह का था, द वर्ल्ड वी वांट, कि हम मैं दुनिया के बारे में मेरा क्या तस्वर है, मैं कैसी दुनिया चाहता हूँ। तो उस वक्त जो कोरोना का टाइम चल रहा था, तो जिस वक्त ये मैंने तस्वीर बनाई थी, तो मैं एक रूरल बैकग्राउंड से ताल्लुक रखता हूँ। जब मैंने इन बच्चों को वहाँ पे देखा, और ये जो अब इनकी आंखों की जो चमक और इनकी चेहरों की जो मुस्कुराहट थी, वो मुझे उस वक्त वो जो मोमेंट मिला उसको मैं कैप्चर करने में कामयाब रहा। और कैप्शन और जो कॉन्टेस्ट था उसको रिलेट करने की कोशिश की।
तो शायद इस वजह से इस तस्वीर को काफ़ी मकबूलियत मिली। अच्छा जुल्करनैन, ऑब्वियसली एक फोटोग्राफर के लिए कब कौन सी मोमेंट स्पेशल होती है ये हम नहीं जानते, ये उसका क्रिएटिव माइंड ही जानता है। और जब भी आप कोई ऐसी तस्वीर कैप्चर करते हैं तो उसके पीछे कोई प्लानिंग या बैकग्राउंड नहीं होता, शायद आपको उसी वक्त एक चीज़ क्लिक करे तो आप उसको अपने कैमरे के आंख में महफूज कर लेते हैं। आपने बहुत सारी पिक्चर्स उतारी होंगी, बहुत सारी ऐसी पिक्चर्स होंगी जो शायद इससे भी ज़्यादा आपके दिल के करीब होंगी। सो इस पिक्चर के अलावा भी हम चाहेंगे कि आपने जितनी भी इस एग्जीबिशन में लोगों को देखा, आपको कौन सी ऐसी तस्वीर थी जो बहुत करीब लगी, जो आपकी क्रिएटिविटी या आपका जो एक कैमरा स्किल है उसके मुताबिक रही? असल में एक तस्वीर जो है वो मेरे ख्याल में एक बेहतरीन तस्वीर, एक मुकम्मल कहानी है। तो मेरे हिसाब से कोई भी जो आर्टिस्ट है वो अपने तस्वर या अपने ख्याल को पोर्ट्रे करने के लिए जो भी तस्वीर बनाता है वो उसकी सोच है, उसकी सोच का एक नजरिया है। कैमरा या कोई भी ऐसी डिवाइस जो उसको कैप्चर करती है वो उस ख्याल जो उस तस्वर को एग्जीक्यूट करने के लिए होती है। तो इसके अलावा भी काफी ऐसी तस्वीरें थी जो मुझे अपने जाती तौर पे अपने हिसाब से बहुत अच्छी लगी और उन पर शायद बहुत मेहनत भी की। लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि जो सही वक्त, सही तय्युन, सही मुकाबला और सही कैप्शन और बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स जो उस चीज को मिल के कंप्लीट कर देते हैं। तो यही कुछ इस तस्वीर के साथ हुआ कि टाइमिंग, मोमेंट, कैप्शन और कॉन्टेस्ट भी उसके अकॉर्डिंगली था, तो इस वजह से ये काफी मशहूर हो गई। तो जुल्करनैन, ये ओखली मोहल्ला डिस्ट्रिक्ट खुशाब के अंदर पैदा होने वाला बच्चा दुबई एक्सपो के अंदर कैमरे के जरिए अपने इलाके का नाम, अपने मुल्क का नाम रोशन करता है, पाकिस्तान का नाम रोशन करता है। इस वक्त नेशनल टीवी पे बैठा है अपनी उस तस्वीर की वजह से। फीलिंग कैसी है ये अल्हम्दुलिल्लाह जो फीलिंग है थी मैं शायद बयान तो नहीं कर सकूंगा, और इससे कहीं ज्यादा जो खुश होने वाली मेरी जात के लिए एक मतलब कि इंडिविजुअली मेरे लिए जो ज्यादा खुशी की बात थी वो मैं थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा कि मेरे से जुड़े लोग, मेरे फैमिली मेंबर्स, मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार, जब मैं उनके तासुरात और उनके चेहरों पे जो खुशी देखता हूँ जो एक मेरी तस्वीर की वजह से जितने लोग वो खुश हैं, तो वो मुझे अचीवमेंट है, वो उस अचीवमेंट को इस तरह सेलिब्रेट कर रहे हैं जिस तरह वो उनकी इंडिविजुअल अचीवमेंट हो। तो वो जो एहसास है, जो उनके तासुरात हैं, जो उनकी इंडिविजुअल खुशी जो मैं महसूस करता हूँ, वो मेरे लिए बहुत ज्यादा खुशी की बात है। और वो मुझे बहुत ज्यादा जो है वो कॉन्फिडेंस देती है कि मेरी बनाई गई एक तस्वीर कितने सारे लोगों के लिए खुशी का बायस है। जबरदस्त जबरदस्त। थैंक यू वेरी मच जुल्करनैन, बहुत शुक्रिया आपका और बहुत बहुत मुबारकबाद आपको एक बार फिर से कि आपने बहुत ज़बरदस्त रिप्रेजेंटेशन की पाकिस्तान की, जहां पर हम बहुत सारे आर्टिस्ट देख रहे थे कि दुबई एक्सपो में इस स्किल्स का मुजाहरा करते, वहाँ एक बहुत डिफरेंट तरीके से आपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, अपने घर वालों का, अपने इलाके के लोगों का। आप कह रहे हैं जिस तरह से आपके काम से उनको खुशी मिल रही है, अलग आपने पूरे पाकिस्तान को ये खुशी दी है। एंड विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी जॉइनिंग अस इन एक्सप्रेसो। जुल्करनैन टिवाना हमारे साथ मौजूद थे, उनसे हम बात कर रहे थे। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब बारी हमारे सेगमेंट मेरा पाकिस्तान की, जिसमें उफैरा फैज़ आज हमें गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लेकर जा रही हैं। और चूँकि वो बहुत कदीम तालीमी इदारा है, उसके हवाले से क्या अपडेट्स हैं, क्या तारीखी उसकी अहमियत है और क्या वहाँ की सैर करा रही हैं उफैरा, तो देखते हैं आज का मेरा पाकिस्तान। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, सेगमेंट मेरा पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी होस्ट उफैरा फैज। नाजरीन, आज मैं आपको मुस्लिम दुनिया में इल्म के कदीम तरीन इदारे गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी की सैर करवाने आई हूं। ये तालीमी इदारा लाहौर के मशहूर तरीन कॉलेजों में शुमार होता है। इस तालीमी इदारे से बहुत से तलबा ने पढ़कर न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैरून मुल्क में भी एक ख़ास मकाम हासिल किया है। तो आइए विक्टोरियन तर्ज पर बनी इस बिल्डिंग की सैर करते हैं।
जी आइए। सर मैं कम इन? जी फहरा आ जाइए जी। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी जी बिल्कुल ठीक ठाक। वेलकम टू गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी। थैंक यू सो मच सर। बिजी तो नहीं थे आप? नहीं नहीं, मैं थोड़ा सा टाइम ले सकते आपके हैं लिए आप? टाइम निकाला हुआ था। सर माशाल्लाह बड़ा जबरदस्त ऑफिस है आपका। ऑफिस के बारे में भी मैं जानूंगी, यहाँ पे कुछ पिक्चर्स हैं इनके बारे में भी जानूंगी, लेकिन मुझे ये बताइएगा सर, मुझे भी नाजरीन को भी, कि गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी को तामीर कब किया गया था? और सुनने में आता है कि कुछ शराइत थी। ये जी 1864 में कायम हुई। उससे कोई 4-5 साल पहले सैंक्शन हो गई थी। उस वक्त की जो ब्रिटिश राज थी वो 1857 की जो जंग आज़ादी है उससे निकल कर एक कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट करना चाह रही है। तो उन्होंने फिर डॉक्टर लाइटनर को, जो कि किंग्स कॉलेज में प्रोफेसर थे, उनको यहाँ भेजा और उन्होंने 1864 में गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर, गवर्नमेंट कॉलेज कायम किया। पहले इसका कैंपस जो बना वो एक ध्यान सिंह हवेली थी अंदरून शहर के अंदर। अच्छा। वहाँ रहा कुछ अरसे। वहाँ रहने के बाद यहाँ पुरानी अनारकली में एक बड़ी कोठी थी, वहाँ पर हुआ। ये जो कैंपस आपको बहुत खूबसूरत गोथिक स्टाइल में बना हुआ नज़र आता है, ये वो है कि जो तकरीबन 12 से 14 साल लगे इसको बनने में। तो ये 1874, 1875 में यहाँ शिफ्ट हुए। और हमारे जो पहले फाउंडिंग प्रिंसिपल हैं वो डॉक्टर लाइटनर हैं। ठीक है। अच्छा सर, ये तो पहले प्रिंसिपल थे गवर्नमेंट कॉलेज के। पार्टीशन के बाद पहले मुस्लिम प्रिंसिपल कौन से थे? देखिए जी, यहाँ से हम चलते आते हैं, ये सारे ब्रिटिश हैं, और फिर 1947 में हम पहुँच जाते हैं। अहमद शाह बुखारी ने, जिनको हम पतरस बुखारी के नाम से भी जानते हैं, इन्होंने टेक ओवर किया उस वक्त एज प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज। ठीक है। अगर आप वहाँ पर देखें, कुछ पिक्चर्स हैं। हाँ जी, वहाँ पर अगर आप देखें तो ये वो तमाम जो ब्लैक एंड वाइट पिक्चर्स आपको नज़र आ रही हैं, वो तमाम हमारे उन प्रिंसिपल्स की हैं जो डॉक्टर करामत के बाद, जो डॉक्टर पतरस बुखारी के बाद और जो दूसरे प्रिंसिपल्स थे उनके बाद आए। अब हम यहाँ से चलते आ रहे हैं, हम पहुँच जाते हैं 2002 में, और 2002 में हमें यूनिवर्सिटी चार्टर दिया गया। यानी अब से तकरीबन 20 साल कबल हम जो है यूनिवर्सिटी में तब्दील हो गए, और फिर अब मैं इसका 5वां वाइस चांसलर बना हूँ। जबरदस्त सर, आपकी पिक्चर और नीचे तमगा इम्तियाज। जी, इसकी स्टोरी बताएं। देखिए जी, जो मेरा पहला साल ही था उसी में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने मेरी जो खिदमात उस साल मैंने यहाँ आकर गवर्नमेंट कॉलेज में की, उस वक्त मुझे तमगा इम्तियाज दिया, जिसके लिए मैं बहुत बहुत हम्बल फील करता हूँ। जबरदस्त। अच्छा, कुछ और भी आपके बारे में जानते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है बैठ जाते हैं। ठीक है जी, बिल्कुल। इससे पहले कि हम बैठें, एक दो चीज़ें और बता दूं इस कमरे के बारे में। जो हमारी इस यूनिवर्सिटी के सबसे अहम उलुमनस हैं, उन्होंने, वो है डॉक्टर मोहम्मद इकबाल। उनकी जो सामने हमने तस्वीर लगाई है। इसके अलावा जो एक और बड़े हमारे उलुमनस हैं वो है डॉक्टर अब्दुल सलाम, नोबेल प्राइज। और उन्होंने अपने डेथ बेड पे अपने बेटे को कहा कि पंजाबी में कहा कि ओ जिहड़ा मेरा सर्टिफिकेट हैगा वो मेरे लाहौर दे कॉलेज नूं दे दें। अच्छा। तो उन्होंने वो सर्टिफिकेट लाकर हमें दिया, और अब हमने कुछ अरसे पहले से इसको यहाँ पर डिस्प्ले करना शुरू किया है। डॉक्टर अब्दुल सलाम के अलावा हमारे पास एक और नोबेल लॉरिएट जो कि यहाँ पर पढ़ चुके हैं 4 साल। सर, अगर मैं गेस करूं, हरगोबिंद खुराना। हाँ, हरगोबिंद खुराना, बहुत अच्छा, माशाल्लाह। तो सर आइए बैठते हैं और मजीद आपसे जानते हैं। जी जी, आ जाइए। शुक्रिया सर। अब जिक्र करते हैं आपकी अचीवमेंट्स का, तो उसके बारे में बताएं। मैं यहाँ आने से पहले मैंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से PhD की थी इकोनॉमिक्स में। उसके बाद मैं सिविल सर्वेंट रहा, सीनियर सिविल सर्वेंट रहा UK गवर्नमेंट का, और उसके बाद मैं UN एफिलिएटेड इदारे में सर्व करने के लिए वियना गया। उसके बाद एक और बड़ी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है OECD, उसके लिए मैं पेरिस गया, और फिर मैं वापस ग्रेट ब्रिटेन आकर ब्रिटिश प्रोफेसर बना, और फिर वहाँ से मैंने उसके बाद लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में भी प्रोफेसर रहा, और फिर मैंने वहाँ से सब कुछ छोड़ छाड़ के मैं साउथ कोरिया चला गया। अच्छा। और सोल में जो उनकी
सोल नेशनल यूनिवर्सिटी है जो दुनिया की 34th रैंक्ड यूनिवर्सिटी थी उस वक्त जब मैं वहाँ था, उसमें भी प्रोफेसर रहा। तो लेकिन ये था कि ये सब चीज़ें छोड़कर मैं वापस गवर्नमेंट कॉलेज आ गया, क्योंकि मेरा ख्याल है, अभी तक मुझे यकीन है इस बात पे कि इससे बड़ा एजाज़ मुझे कोई नहीं मिल सकता ज़िंदगी में। सर, अब आपने हमें यूनिवर्सिटी का विजिट कराना है। डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल का कमरा भी मैं देखूंगी, और इसके अलावा यहाँ पर एक हॉल है, ओवल ग्राउंड है, ये तमाम तरह चीज़ें भी हम देखेंगे। तो जी बिल्कुल जी, आइए। अब मैं आपको दिखाता हूँ जी, ये है वो कमरा जिसमें अल्लामा इकबाल अपनी स्टूडेंटशिप के दौरान रहते रहे। ज़बरदस्त। तो ये हमने प्रिजर्व किया हुआ है वैसे ही जैसे उस वक्त होता था, थोड़ी बहुत इसकी जो है रेनोवेशन होती रही। इसमें ये जो 3 आइटम हैं, ये जो बुक शेल्फ है, अच्छा, ये जो कोट हैंगर, क्लॉथ्स हैंगर है, और ये जो स्टडी टेबल है, ये हमारा ख्याल है कि ये उसी वक्त की है कि जब वो यहाँ पे स्टूडेंट होते थे। तो सर, ये कुछ तहरीरों के अक्स हैं? हाँ जी, ये ओरिजिनल हमारे पास नहीं है। जैसे मैं ये वाली तहरीर दिखाता हूँ कि ये जो जावेद इकबाल जो उनके बेटे हैं, उन्होंने लंदन से कोई तोहफा लाने को कहा, तो उसके जवाब में अल्लामा इकबाल ने उन्हें ये नज़्म तहरीर करके लिखी। वो कहते हैं, दियार इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया ज़माना नए सुबह शाम पैदा कर। लेकिन ये पढ़ते पढ़ते आखिरी जो इसका फिक्रा है वो मैं पढ़ देता हूँ। मेरा तरीक अमीरी नहीं फ़कीरी है, खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। तो एक इतना स्ट्रॉन्ग मैसेज है इस नज़म में। आइए मैं इस हॉस्टल को दिखाता हूँ आपको। आप देखिए कि ये वो हॉस्टल है जिसमें आप तकरीबन 200 से ज़ायद बच्चे जो हैं मुकीम हैं, और अल्लामा इकबाल का ये जो कमरा है, इसके करीब इर्द गिर्द जो बच्चे आते हैं, ये वो बच्चे होते हैं जिनका हाईएस्ट मेरिट होता है। अच्छा। और अभी भी अगर आप इसका तर्ज तामीर देखें, ये 1890 97 में 95 या 97 में कायम हुआ था, और अगर आप यहाँ से इसका ये तर्ज तामीर देखें तो ये उसी तरह उस वक्त की तर्ज तामीर के मुताबिक है, इसको कायम रखा हुआ है। सर, इकबाल हॉस्टल का विजिट तो हो गया, अब आप हमें कहाँ लेके जाएंगे? एक हॉल है हमारा जिसका नाम है सलाम हॉल। हाँ जी। जब डॉक्टर अब्दुल सलाम को इतना एजाज़ मिला और वो यहाँ के तालिब इल्म थे, तो फिर उनकी एजाज़ में हमने उस हॉल का नाम सलाम हॉल रखा है। सर, वो हॉल तामीर कब हुआ था और किस तर्ज पे बनाया गया था? ओरिजिनली वो हॉल जो है, उस तरह का एक हॉल किंग्स कॉलेज लंदन में भी मौजूद है। तो ओरिजिनली उस हॉल को एग्जैक्ट रेप्लिका बनाया गया। सर, डॉक्टर अब्दुल सलाम हॉल के बारे में भी आपने बताया, अल्लामा इकबाल का कमरा भी दिखाया, तो अब हम चलते हैं म्यूजिकल सोसाइटी, उसका विजिट कराएं और उसके बारे में भी थोड़ा बताएं। जी जी बिल्कुल। हमारी जो म्यूजिकल सोसाइटी है उसका नाम नज़ीर अहमद म्यूजिक सोसाइटी है। अच्छा सर, यहाँ पे स्टूडेंट्स की बड़ी तादाद जमा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है और इस जगह को क्या कहते हैं? देखिए जी, ये हमारा एम्फी थिएटर है। अच्छा। ये हमारे प्रिंसिपल ने एक एम्फी थिएटर यहाँ बनाया था और एक लॉरेंस गार्डन में बनाया था। ये छोटे मोटे काला पतला जैसा भी आपका बेटा है, मैं रिश्ता ढूंढ के दूंगी। बाजी क्या कनाडा, क्या इस्लामाबाद। बाजी एक सेकेंड, मेरा फोन बज रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। बाजी थोड़ा होले लाओ, तलाक दी गई है। नहीं बाजी, तुझसे में करो, थोड़ी देर सब्र करो है। जी तो नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी की म्यूजिकल सोसाइटी में और मेरे साथ मौजूद हैं इस सोसाइटी की एडवाइज़र कानिता। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम। कानिता, मुझे इस सोसाइटी के बारे में बताएं, ये जिस हॉल में हम लोग बैठे हैं, इस हॉल की हिस्ट्री बताएं।
ये 1960s में मेरे ग्रैंडफादर, मेरे दादा जो यहाँ के प्रिंसिपल भी रहे हैं गवर्नमेंट कॉलेज के और जूलॉजी के प्रोफेसर थे। अच्छा। तो उन्होंने ये सोसाइटी शुरू की और उसके बाद बेइंतहा बहुत सारे जो बड़े नाम इस सोसाइटी ने पैदा किए। अच्छा, आपने जिक्र किया कि यहाँ से बहुत बड़े बड़े नाम निकले हैं। जी जी। कुछ नाम अगर आप मुझसे और मेरे नाजरीन से शेयर करना चाहें। बिल्कुल, शफकत अमानत अली साहब। अच्छा। जी जी। और उसके अलावा अली जफ़र जो आजकल यूथ के बड़े फेमस हैं, उनमें हदीका कियानी। तो मुझे ये बताएं कितना टाइम ये स्टूडेंट्स इस सोसाइटी को देते हैं, कौन कौन से इवेंट्स होते हैं? उसमें हमारा डेली 1 आवर एटलीस्ट इनका रिहर्सल्स होती हैं और उसके अलावा वीकली कॉन्सर्ट्स किए जाते हैं एवरी थर्सडे और पूरी यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं उसको आके महसूस होते हैं उससे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। ये थी GCU की म्यूजिकल सोसाइटी। नाज़रीन, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी वो इदारा है जहां से मुफक्किर पाकिस्तान डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल, डॉक्टर अब्दुल सलाम और हरगोबिंद खुराना फारिगुल तहसील हुए और दुनिया को एक नई राह दिखाई। ये था आज का मेरा पाकिस्तान। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और अब बात करते हैं पाकिस्तान की मारूफ ड्रामा निगार अदीबा फातिमा सुरैया बजिया की, जिनको आज हमसे बिछड़े 6 बरस बीत गए। बजिया 1 सितंबर 1930 को हैदराबाद दक्कन में पैदा हुई। फातिमा सुरैया बजिया का ख़ानदान कराची आकर आबाद हुआ। आपने 1960 में पाकिस्तान टेलीविज़न से अपने काम का आगाज़ किया और आ गई शम्मा, अफशा समेत कई मशहूर ड्रामे जिन्होंने मकबूलियत के कई रिकॉर्ड कायम किए आपने लिखे। आपके दीगर हिट ड्रामास के अंदर उरुसा, अना और अनारकली भी शामिल हैं। आपके लिखे गए ड्रामों को न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि भारत, बांग्लादेश और दीगर ममालिक में भी काफ़ी मकबूलियत हासिल है। फातिमा सुरैया बजिया को उनकी अदबी खिदमात पर हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से तमग़ा हुस्न कारकर्दगी और हिलाल इम्तियाज़ समेत कई कौमी और बैनुल अक़वामी एजाज़ात से भी नवाजा गया, जिसमें जापान का आला तरीन सिविल अवार्ड भी शामिल है। मोहतरमा फातिमा सुरैया बजिया का ख़ानदान अदबी दुनिया में एक नुमाया मकाम रखता है। आपके भाइयों में अहमद मकसूद और अनवर मकसूद, जबकि बहनों में सारा नकवी, ज़हरा निगाह और ज़ुबैदा तारिक अलमारूफ ज़ुबैदा आपा शामिल है। तहजीब, शफ़क़त और खुलूस का पैकर फातिमा सुरैया बजिया 10 फरवरी 2016 को इंतकाल कर गई, लेकिन इल्म व अदब के लिए आपकी खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। बजिया को हम याद कर रहे हैं, अल्लाह उनको गरीक़ रहमत करे। यकीनी तौर पे उनका जो काम है वो आज भी उन्हें हमारे दरमियान ज़िंदा रखे हुए। ये तो बात हमने एक लेजेंड की और अब हम आपकी मुलाकात एक मे बी अपकमिंग लेजेंड, एक फ्यूचर स्टार से करवाते हैं, जो कि मौसीकी को परस्यू कर रही हैं, बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रही हैं और उनकी आवाज़ ने हमें मजबूर किया कि हम आज उनको अपने शो में बुलाएं और उनसे बराह रास्त बात करें। वी आर टॉकिंग अबाउट दिस क्यूट लिटिल गर्ल सामिया गौहर, जो हमारे साथ मौजूद है और इन्होंने पाकिस्तानी फिल्म के लिए और एक OSTV ड्रामे का गाया है। तो सामिया, हम आपको खुश आमदीद कहेंगे। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? बिल्कुल ठीक ठाक। सामिया, अपने सिंगिंग जर्नी को लेकर तो आप हमें अभी आपसे बात करके अंदाजा हुआ है, बहुत एक्साइटेड भी हैं, लेकिन स्टिल इसका एक स्टार्ट होता है हमेशा जब आपने सोचा होता है किसी चीज़ को परस्यू करना है तो उसके पीछे एक स्टोरी होती है। वो स्टोरी क्या है? मैं 3 क्लास में थी तो मैं तब नाचने पढ़ती थी, तो मेरे घर वालों को भी नहीं पता था कि मेरी आवाज़ अच्छी है, ऐसा मैं कभी गाऊंगी, कुछ नहीं पता था। तो मैंने 3 क्लास में स्कूल में ऐसी नाच कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर लिया, तो मेरी पोजीशन आई। मैंने घर आके बताया माँ बाबा को, तो वो हैरान हुए कि इसने तो कभी गाया ही नहीं घर में, तो कैसे हो गया ये। तो फिर उसके बाद कॉन्टीन्यूसली मैंने 10th क्लास तक नाच कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया और मेरी फर्स्ट पोजीशन ही आई। तो 2016 में, तब मैं 8th क्लास में थी प्रॉब्ली, तो मैंने तब स्कूल में ही मैंने नाच पढ़ी थी। तो एक टीचर ने सुना मुझे वहाँ पर, म्यूज़िक टीचर जो थे स्कूल में, तो उन्होंने जब सुना तो उन्होंने मेरे पेरेंट्स से कांटेक्ट किया, मेरे बाबा से, कि अगर मैं इसको कोई कंपटीशन हो नेशनल लेवल पे उसमें पार्टिसिपेट करवाऊँ तो आपकी परमिशन है। तो बाबा ने अलाउ कर दिया, बाबा ने कहा करवा लें। तो ऑल पाकिस्तान म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस अलहमरा में होता है, बहुत बड़े लेवल पे। तो मैंने वहाँ पर स्कूल्स लेवल में पार्टिसिपेट किया कैटेगरी में और मेरी फ़र्स्ट पोजीशन आई क्लासिकल में। तो
उसके बाद मुझे गोल्ड मेडल मिला। फर्स्ट और पोजीशन आपकी क्लासिकल क्लासिकल और आपने सीखा नहीं हुआ था? मतलब टीचर ने तैयारी करवाई थी ना, और वो तैयारी मैंने की थी 20 दिनों में। अच्छा, तो उन्होंने 20 डेज में तैयार करवाया था, और उससे पहले मैंने कभी म्यूजिक नहीं किया था, मुझे नहीं पता था, तबले के साथ कभी गाया नहीं था, हारमोनियम देखी पहली दफा थी इनफैक्ट मैंने ये चीजें। तो उस 20 दिनों में क्लासिकल तैयार करके जब परफॉर्म किया तो वो पूरी ऑडियंस तो हैरान खड़ी हो गई ऑडियंस। हमें आपने हैरान करना है अब सुबह सुबह, हमें कुछ सुनाए। सुबह टास्क दे रही हैं आप। मुश्किल होगा लेकिन कुछ हम चाहेंगे थोड़ा सा। ओके। इस शाने करम का क्या कहना, दर पे जो सवाली आते हैं, इस शाने करम का क्या कहना, इस शाने करम का क्या कहना, दर पे जो सवाली आते हैं, एक तेरी करीमी का सदका वो मन की मुरादे पाते हैं, इस शान करम का क्या कहना। दिन रात है मंगतों का फेरा, दिन रात है मंगतों का फेरा, क्या खूब सखी है दर तेरा, क्या खूब सखी है दर तेरा, मिलती है करम की भीख उन्हें, मिलती है करम की भीख उन्हें, दामन जो यहाँ फैलाते हैं, इस शान करम का क्या कहना, इस शान करम का। सरे ग रे सनी धधनी सा ग रे सा सरे ग रे सनी धधनी सा ग रे सा, गा दा मानी गा सानी रे सा 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 सा, गा दा 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 मा नी 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 दा सा 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 नी रे सा 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 सा, गा रे सा नी दा नी दा नी दा नी दा नी गा नी दा नी दा म दा नी दा नी दा म गा म दा प ग रे सा, गा म दा नी सा सा सा, गा म दा नी सा सा सा, गा म दा नी सा सा सा, इस शान करम का क्या बात है, क्या कहना। जबरदस्त जबरदस्त। ओह यस, मैं परेशान हैरान सब हो गई हूँ। डोज मिल गई इनके। हाँ, इनके गिटारिस्ट भी अभी ज्वाइन आए जी, सिंस इट्स लाइव शो, सो आप जरूर कैमरे के बैक से आइए और ज्वाइन कीजिए। इनके कैमरामैन भी आ चुके, इनके कैमरामैन इनके गिटारिस्ट आ गए, कैमरामैन हमारे हैं। ठीक है ठीक है। अच्छा साम्या, ऑब्वियसली आपने म्यूजिक, आपने कहा कि जब आपने जीता तो आपने 20 दिन सीखा, उसके बाद फिर आपने प्रॉपर्ली सीखना शुरू किया? प्रॉपर्ली सीखना शुरू किया और डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स किए। वॉइस ऑफ अलहमरा 2019 में नहीं, यूनिक ड्रामा फेस्टिवल के जितने यूनिक के कॉम्पिटिशन्स हुए सब में मेरी फर्स्ट पोजीशन आई थी, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जो सरगम है, ये सरगम सीखने में थोड़ा वक्त लगता है, मतलब हमें तो, मैं आई एम अ गुड म्यूजिक लिसनर, लेकिन मैं जब भी सरगम कभी सुनता हूँ तो मैं हैरान हो जाता हूँ कि लोग कैसे याद रख लेते हैं। बिल्कुल कायदे होते हैं जिसके अंदर, तो कैसे आपने? ये गॉड गिफ्टेड है, नेचुरली आपको याद है। मैं इतनी प्रैक्टिस नहीं करती, बस ये गॉड गिफ्टेड है, हो जाता खुद ही। मतलब मैं सुन के लिसनिंग ज्यादा करती हूँ, सुन के। जो मैंने दूसरी दफा मतलब ऑल पाकिस्तान म्यूजिक कॉन्फ्रेंस की जितनी कैटेगरीज है ना, उसमें मैंने सब में परफॉर्म कर लिया, बस सब में सबका गोल्ड मेडल है। सबसे ज्यादा किसको सुनती है? मैं सबसे ज्यादा मैडम नूर जहां जी को। तो उनका कोई गाना सुना देंगे? हाँ जी, कुछ भी सुना दे आपके, जो कि गिटारिस्ट में भी आप लोगों ने कुछ तैयार किया हो पहले, तो एनीथिंग। तो
हमें इस वक्त लाइव जाना है जी। हाँ जी। हमें लाइव जाना है जिसमें वजीर आजम इमरान खान साहब का एक इंटरव्यू हमारे पास लाइन अप है, आपको दिखाते हैं। I must say